प्रभाकर को जब होश आया तो उन्होंने खुद को एक अस्पताल में पाया। उनके पास उनका बेटा प्रतीक घबराया हुआ सा उदास खड़ा था। अब प्रभाकर ने इधर उधर नज़र दौड़ाकर संध्या को देखना चाहा तो प्रदीप ने उन्हें तसल्ली दी कि पापा आप आराम कीजिए, सब ठीक है। प्रभाकर के जिस्म में भी काफ़ी चोटें आई थी, मगर इस वक्त वो खतरे के बाहर थे। अब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने प्रदीप से बेसब्री से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मुझे उसके पास ले चलो बेटा। तो प्रदीप अपने आंसू न रोक सका। उसके होंठ कांप गए। आखिर कैसे अपने घायल बाप को सच्चाई बताए, क्या करे? तभी किसी अनहोनी की आशंका से प्रभाकर कांप उठे और बिस्तर से उठकर प्रदीप को झिझोड़ते हुए बोले, कहाँ है तुम्हारी माँ? बोलते क्यों नहीं? तुम रो क्यों रहे हो? तो पास खड़े डॉक्टर बहुत मायूसी से बोल उठे कि आप धीरज रखिए और लेट जाइए। ईश्वर को जो मंजूर था वही हुआ। हमने संध्या को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर खून ज़्यादा बह जाने से और सिर में काफ़ी गंभीर चोटें लगने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये सुनते ही प्रभाकर दहाड़े मारकर बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोने लगे। प्रदीप का भी बहुत बुरा हाल था। ये कैसे क्या हो गया? अभी तक तो सब कुछ ठीक था, फिर ईश्वर ने हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय और अनर्थ क्यों कर दिया? लेकिन ये वक्त सिर्फ पापा को संभालने का था, इसलिए उसने अपने आंसू छिपाकर प्रभाकर को तसल्ली दी। अस्पताल में समय के साथ धीरे धीरे प्रभाकर के घाव भरने लगे। अब वो डिस्चार्ज होकर घर आ चुके थे। अब तक घर में उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा और तन्हाई देखकर बहुत घबराहट सी हो रही थी। नाते रिश्तेदारों ने उनकी ऐसी हालत देखी तो समझ गए इन हालातों में तो इनका बिजनेस बहुत प्रभावित होगा और ये उदास रहकर और अपने को दुख में डुबोकर डिप्रेशन की शिकार हो सकते हैं। तो उन्होंने एक दिन मौका देखकर प्रभाकर से कहा कि देखो, संसार में इंसान का आना और जाना सिर्फ ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। इस तरह आप आगे की ज़िंदगी को बर्बाद ना करो, और अकेले रहोगे तो हर वक्त उल्टे सीधे ख्यालों में घिरे रहोगे। बेहतर यही है कि बेटे प्रदीप का विवाह किसी अच्छी जगह रिश्ता देखकर कर दो। घर में बहू आने के से रौनक भी हो जाएगी और तुम भी खुद को संभाल सकोगे। इस तरह बार बार समझाए जाने पर प्रभाकर ने रिश्तेदारों और दोस्तों से जिक्र कर करके प्रदीप के लिए उचित वधू की खोज शुरू कर दी। अब तक प्रदीप भी बिजनेस की काफ़ी बारीकियों को सीख चुका था और अपने पिता की इस मर्जी पर उसे कोई ऐतराज़ नहीं था। फिर बहुत कोशिशों और खोजबीन के बाद काफ़ी समय बाद एक अच्छे घर में प्रदीप के लिए एक रिश्ता मिल ही गया। मधु बहुत खूबसूरत, सुघड़ और सलीका पसंद लड़की थी। हर काम को करीने से करना उसकी खूबी थी। सबकी रजामंदी की मोहर लगते ही पहले मंगनी और फिर प्रदीप की शादी मधु से कर दी गई। अब प्रदीप मधु जैसी पत्नी पाकर निहाल हो गया। प्रभाकर का भी मधु बहुत ख्याल रखती थी और यथासंभव उनके हर काम को बहुत मनोयोग से खुद ही करती थी। अब प्रभाकर भी मधु के घर आ जाने से अपने दुख काफ़ी हद तक भूलने लगे थे। सब कुछ घर में सामान्य हो चला था। फिर एक दिन प्रदीप ने प्रभाकर से कहा कि पापा, आपकी उम्र अब बहुत हो रही है, अब आपको बहुत आराम की ज़रूरत है। आप घर में रहकर आराम किया करें, मैं आपका सारा बिजनेस संभाल लूँगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और चिंता ना करें। काफ़ी सोच विचार के बाद प्रभाकर ने प्रदीप को अपना सारा बिजनेस सौंप दिया। अब वो घर में ही रहने लगे।
इस तरह धीरे धीरे 1 वर्ष गुजर गया। अब प्रदीप एक बेटे का बाप बन चुका था। प्रभाकर हर वक्त नन्हे मुन्ने प्रशांत को सीने से लगाए रहते और प्रशांत भी अपने दादा को दिल जान से चाहता था। अब वो समय गुजरते हुए बड़ा होने लगा और स्कूल भी जाने लगा, लेकिन ना जाने क्यों गुजरते वक्त के साथ अब मधु का रवैया प्रभाकर के प्रति बहुत कठोर हो गया था, जिसकी प्रदीप को कानो कान खबर न थी। और बहू बेटे में कोई कलह ना हो और उनको कोई टेंशन ना हो, इसलिए बहू की ज़्यादतियों को वो हमेशा प्रदीप से छिपा कर रखते थे। इसलिए मधु की हिम्मत दिन ब दिन उनको परेशान करने के लिए बढ़ती गई। अब प्रशांत को स्कूल से लाने और ले जाने का रिक्शा उन्होंने हटा दिया और मधु ने प्रभाकर को आदेश दिया कि आप साइकिल से बच्चे को स्कूल लाएं और छोड़ने जाएं। बेचारे प्रभाकर उम्र ज़्यादा हो जाने के कारण अब साइकिल चलाने में भी दिक्कत महसूस करने लगे थे और शहर में रश भी बहुत होता था। रास्ते में अक्सर दोनों जाम में फंस। घर में नौकर चाकर पैसा कौड़ी सुविधा होने के बाद भी घर की सब्जियां, राशन और गेहूं इत्यादि पिसाने का काम अब प्रभाकर के जिम्मे ही हो गया था। कंधे पर गेहूं का कनस्तर लाद कर लड़खड़ाते हुए बेचारे प्रभाकर धीरे धीरे चलते हुए गेहूं पिसा कर लाते थे। रिक्शे का पैसा भी मधु अब नहीं देती थी। 80 साल के प्रभाकर के पांव भी अब जवाब देने लगे थे। मधु किसी भी कीमत पर प्रभाकर को अब घर से अलग करने पर तुली थी। एक दिन उसे ये अच्छा मौका मिल ही गया। प्रभाकर उस दिन प्रशांत को साइकिल से स्कूल से घर ला रहे थे कि रास्ते में अचानक एक ठेले वाले ने उनकी साइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों साइकिल समेत सड़क पर जा गिरे। प्रभाकर और प्रशांत दोनों को बड़ी चोटें तो नहीं आई, मगर कुछ खरोंचें ज़रूर आ गई थीं। जब घर में मधु ने प्रशांत की खरोंचें देखी तो प्रभाकर को आड़े हाथों लिया और उनकी खरोंचों की चोटों की कोई परवाह नहीं की। प्रशांत ने उसे समझाया भी कि मम्मी, दादाजी की कोई गलती नहीं है, ठेले वाले ने टक्कर मार दी थी। लेकिन मधु तो प्रभाकर को घर से हटाने के बहाने ढूंढ रही थी। जब शाम को प्रदीप थका मांदा घर लौटा तो अपने कमरे में जाकर देखा कि मधु पलंग पर बैठी जार जार रो रही है और पास में एक ब्रीफकेस भी रखा है। उसने सब बातें मधु से पूछी तो रोते हुए मधु बोली कि काफ़ी समय से तुम्हारे पापा ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। वो तुम्हारे जाने के बाद हम माँ बेटे के साथ कितनी ज़्यादती करते हैं। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगी। तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मैं मायके जा रही हूँ। आज पापा की वजह से प्रशांत की जान जाते जाते बची है। हैरान सा प्रदीप यकीन नहीं कर पा रहा था कि पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं। अपना घर बर्बाद होते देखकर प्रदीप ने ना चाहते हुए भी प्रभाकर से सब बातें पूछी और ये भी बताया कि मधु आपकी वजह से घर छोड़कर जा रही है। अब बेबस से प्रभाकर ने अपनी सफाई में प्रदीप से कुछ ना कहा, बस इतना ही बोल पाए कि बेटा, बहू को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, कहीं भी गुजर कर लूँगा। मैं ही घर से चला जाता हूँ। इतना कहकर जाड़े की ठिठुरती रात में वो एक गठरी में अपने कुछ कपड़े बांधकर घर से बाहर आ गए और बरामदे से निकलकर बाहर जाने लगे और घर के तीनों लोग ठगे हुए से अवाक होकर उनको देख रहे थे। फिर प्रदीप ने पापा को पीछे से आवाज़ दी और सर्दी का मौसम समझकर अंदर से एक कंबल लाकर प्रभाकर को दे दिया। जैसे ही प्रभाकर कंबल लेकर चले तो नन्हे प्रशांत ने ज़ोर से कहा, दादाजी रुकिए, और दौड़कर घर के अंदर से एक कैंची ले आया
और प्रभाकर से कंबल लेकर उसे फर्श पर बिछा दिया और उसे बीच से दो भागों में काटने लगा तो तुरंत उसके हाथ से प्रदीप ने कैंची छीन ली और कड़क कर बोले, क्या कर रहे हो ये? इतनी सर्दी में कंबल उनसे क्यों ले लिया? वो जाड़े में क्या करेंगे बाहर? तब प्रशांत ने, जो हर एक घटना का मुंह गवाह था, बहुत शांत स्वर में प्रदीप से कहा कि पापा, मैं इस कंबल को बीच से काट रहा हूँ ताकि अभी आधा कंबल दादाजी को दे दूँ और आधा कंबल आपको बड़ा होकर जब मैं घर से निकालूंगा आपको, तब ये कंबल आपको दूंगा। ये सुनते ही मधु और प्रदीप के पांव तले की ज़मीन खिसक गई। वो इस वर्तमान के कटु सत्य को अपने भविष्य में देखकर फिर तत्परता से प्रभाकर के पांव पर प्रदीप और मधु दोनों ने गिरकर माफ़ी मांगी और जैसे कुछ हुआ ही ना हो प्रभाकर ने उन्हें उठाकर सीने से लगा लिया। फिर मधु और प्रभाकर और प्रदीप तीनों घर के अंदर चले गए और प्रशांत विजय भाव से एक तरफ खड़ा अपने प्यारे दादाजी की घर वापसी पर मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। घर के बड़ों को हमेशा उचित मान सम्मान दें और उनकी देखभाल हम सबका पहला फर्ज है। उन्हीं की दुआओं से हमारा घर संसार हमेशा खुशियों से महकता रहता है। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।